Welcome back to your channel. This video is based on RRB details actually कि जो अभी RRB का IBPS का एग्ज़ाम आया है उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं ऑफिशियल नोटिस में जो दी गई हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से डाउट्स है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपके एग्जाम्स या डिग्रीज आपके हाथ में कब तक होनी चाहिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कि EWS कैटेगरी को लेकर बहुत डाउट था आपका, और एज को लेकर कि एज कब से कब के बीच में होनी चाहिए। सो वो सारे डाउट्स क्या हैं, हम ऑफिशियल साइड में जो कल नोटिस आया है और वैकेंसीज की बात करेंगे। ठीक है, कि वैकेंसीज जो इस बार IBPS ने दी हैं उनको लेकर काफ़ी ऐसा फियर है। जैसे टेलीग्राम में काफ़ी बच्चे कल रात को कह रहे थे कि नींद ही नहीं आई है, तो देखो उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कितनी वैकेंसीज हैं और उनके चांसेस क्या हैं हाइक होने के उनमें। ठीक है, उनमें इंक्रीज होने का। सो ये फर्स्ट है आपका, यहाँ से आपका ऑफिशियल नोटिस ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन जैसे उसको अप्लाई करने के लिए ये तो ठीक है, जैसे स्केल 1 ये ऑफिसर असिस्टेंट क्लर्क बोल सकते हो आप, और ये स्केल 2 और 3 यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो विंडो एक शॉर्ट नोटिस वो भी था, और ये यहाँ पर फुल जो एडवर्टाइजमेंट है जो कल आपकी आई है। पहले एक शॉर्ट नोटिस आया है जिसपे वीडियो बनी थी, और ये फुल नोटिस आया था। सो देखो फुल नोटिस की अगर हम बात करते हैं ये सभी का एक ही है। जैसे अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 सबकी। एंड हेयर गिवन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे जो पार्टिसिपेटिंग RRBs हैं वो ये हैं। ठीक है, और इनकी जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज इन द सेंस कि RRB हमेशा क्या है, एक लोकल लैंग्वेज प्रेफर करता है वहाँ की। सो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसे, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि प्लीज़ ये एक्सपीरियंस बहुत से स्टूडेंट्स का है। इंटरव्यू में अगर आप एक स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में अप्लाई करते हो और वो अगर वो ही सेम लैंग्वेज है आपकी, जैसे अगर हरियाणा में हिंदी है, मैं पंजाब में भी जाती हूँ हिंदी ऑप्ट करती हूँ, तो ऐसा कोई फियर नहीं है राजस्थान में हिंदी। लेकिन अगर मान लो मैं डायरेक्टली हरियाणा से ना करके मैं कर्नाटका से कर देती हूँ, महाराष्ट्र से कर देती हूँ, तो कन्नड़ मराठी इन लैंग्वेज में मेरा कोई टच नहीं है, तो ऑफकोर्स मुझे इंटरव्यूज में मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। और हमेशा ऐसा होता है कि वो लोकल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बाहर से स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज में कम मार्क्स मिलते हैं। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है, एक्सपीरियंस ऐसे सुने हैं। सो प्लीज़ बहुत सोच समझ कर इसे फॉर्म को फिल करना। ठीक है, और उसके बाद में ये आप देख लेना लैंग्वेज जो जिसकी जहाँ पर है, कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो भी हैं, और प्रेजेंट हेड ऑफिस जो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन फिल कर सकता है। देखो ये तो नेशनलिटी सिटीजनशिप सबको पता होगा। अब एज की बात करते हैं, एज क्या होनी चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट की, जो मल्टीपर्पज आप बोल सकते हो, उसकी एज मैं बता देती हूँ। नो मैटर 18 19 20 21 22 क्या है क्या नहीं है, आपको सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। जो पर्सन फिल कर सकता है उसकी एज होनी चाहिए 1994 से लेकर 1/6/2004 के बीच की होनी चाहिए। अगर इन दो डेट्स के बीच में वो कभी भी बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं तो 3 जून 3 जून 1992 एंड 31 मई 2004 के बीच में कोई भी स्टूडेंट अगर बॉर्न हुआ है तो वो एग्जाम आपका फिल कर सकता है। होप सो यू आर गेटिंग पॉइंट कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, शर्ते कि आपकी इन दोनों के बीच की क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब वो फिर मंथ में आए, ज्यादा आए, कितनी भी आए, इन दोनों के बीच में आप कहीं भी बोर्न हुए हो देन यू आर एलिजिबल, अगर हम एज के पर्पज की बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं किनको रिलैक्सेशन मतलब एज जिनकी इंक्रीज हो सकती है। अब देखो SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे यहाँ पर 2004 है तो वो यहाँ पर 1992 है तो 5 ईयर आप उसको बैक ले जाओ, अगर वो हो जाएगा 1987 तो 1987 हो जाएगा SC ST वालों के लिए। सो सेम OBC की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 साल का होगा। एंड उसके बाद में उनको एज रिलैक्सेशन के लिए एक्चुअली अप्लाई करना पड़ता है, उनको शायद में भी अलग से बताना पड़ता है, जो भी ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, पर हाँ उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है कि आप अगर थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे 5 साल हो गई हो या 3 साल OBC के कैटेगरी में हो गई हो तो उनको पीरियड एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रहता है। एंड जो ये आप देख लेना, ठीक है, होप सो इतना तो देख ही लोगे। विडोज हैं, डाइवोर्स वुमेन्स हैं, उनकी वीमेंस हैं, उनके लिए जो एज है वो अप टू 35 ईयर्स जनरल EWS के लिए, और 38 ईयर्स OBC के लिए, 40 ईयर्स आपकी SC ST के लिए रहेगी। ठीक है, इस एज के आप अंडर होने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है रिजर्वेशन। ये हो गया है, इसमें कुछ ऐसा देखने वाला है नहीं, और कि नॉर्मल है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर ईडब्ल्यूएस देखो यहाँ पर एक दी हुई है, मैं यही भी क्लियर कर देती हूँ। ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू फर्दर डायरेक्टिव। ये लाइन छोड़ने के बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करती हूँ, ईडब्ल्यूएस होते कौन है सबसे पहले, दे आर दोज हु आर फ्रॉम द जर्नल कैटेगरी बट वीकर इन द इकॉनमी, इन आर इकॉनमी और इन सेक्शन। मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर तो है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में रहते हुए भी वीक है। अब वीक कैसे है उसको हम कैसे पता करें, तो ईडब्ल्यूएस का आप सर्च कर लेना, सिंपल आप गूगल से सर्च कर लेना ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, अगर हम ये सर्च करते हैं तो आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये रहा कि कौन कौन कर सकता है। 8 लाख से पर एनम नीचे होनी चाहिए, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए सॉरी, एंड 1000 स्क्वायर फीट जो रेजिडेंशियल एरिया है वो उससे कम होना चाहिए, ये है। और ईडब्ल्यूएस के लिए अब आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, तो देखो ये आपके पास कहीं भी ई दिशा केंद्र होगा, जैसे इसमें भी दे रखा है इन्होंने कि ईडब्ल्यूएस कौन है, ये रहे आपके, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में इसमें आप जा सकते हो और आप बनवा सकते हो, ई दिशा केंद्र है वहां से अगर आप बनवाओगे तो आपका बन जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें 2022-23 का इंक्लूड होगा, नॉट 21-22। लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क में फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसमें क्या हुआ था कि जब मैंने मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट्स के टाइम मुझे आउट हुई थी मैं, जस्ट बिकॉज ईडब्ल्यूएस जो था मुझे नहीं पता था, मेरे फादर को भी नहीं आइडिया था। हमारे पास पापा ने 2020 में बनाया था तो 20-21 का था, जबकि हमें 21-22 का नीडेड था। सो वो फॉर्म क्या हुआ हमारा नहीं हुआ, हालांकि वो टाइम देते हैं, 10 डेज का टाइम मिला, लेकिन यू नो वेल जो चीजें पीछे चली गई हैं, हम पिछले साल में जाकर उन चीजों को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा 22-23 का ही बनना चाहिए। और ये होता है ना, ये आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, आपने चाहे 30 मार्च को ही क्यों ना बनवाया हो ईडब्ल्यूएस का, लेकिन वो 31 मार्च को आपका इनवैलिड स्टार्ट, मतलब 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर की कोई भी 1 अप्रैल हो इनवैलिड हो जाएगा। सो ध्यान रखो 31 मार्च टू 1 अप्रैल ये इसकी क्या रहती है, डेट रहती है उसकी, ठीक है, वैलिडेशन की। अब चाहे आप 30 तारीख को बनाओ, चाहे 1 अप्रैल को बनवा लो, ठीक है। इसमें ये नहीं होता आपने जून में बनाया तो क्या वो जून तक वैलिड है, ऐसा नहीं होता है। उसका जो फाइनेंशियल ईयर आप मान सकते हो उसी को वो मानते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। बाकी ई दिशा के अंदर जो भी आपके आसपास में कोई होगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो भी ऑफिस होगा या जो भी है, वहां से आप कांटेक्ट कर लेना, वो आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बनकर थोड़ा टाइम आएगा बट अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद में जब आप अप्लाई हो जाए उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर लेना, ओके। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको जो करना है वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ी बहुत इसमें लिखा है डिजायरेबल जो है वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर, ऑफकोर्स अगर होगी ये तो हमें, ठीक है, जो बच्चा एक बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। सो सेम यही है, स्केल 1 में वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड जो प्रेफरेंस है जो दी जाएगी वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और इन सबको दी जाएगी, मतलब ऐसा दिखाया गया है। मैनेजमेंट लो जो इसमें कहीं भी इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में इन्होंने ली होगी। ये बात की बातें हैं फिलहाल कि कौन कैसे फॉर्म फिल कर सकता है। सो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बैचलर डिग्री की मैं बात करूं तो देखो इसमें नीचे आपको एक नोट दिया गया है, ठीक है। All the education qualification mentioned should be from a university institution board recognized by ये जो भी है, and result should have been declared। अब रिजल्ट की बात आई है, इसमें ये नहीं हुआ है कि फाइनल डिग्री। अब देखो फाइनल डिग्री तो मुझे भी बहुत टाइम बाद मिली थी, मैं लेकर भी बहुत लेट आई हूँ, 2 साल हो गए थे मेरी ग्रेजुएशन को, अब जाकर मैं लेकर आई। सो इसमें सीधी सी है, आपका जो रिजल्ट है शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 27 जून 2022, ठीक है। आपका जो रिजल्ट और जो भी है वो 27 जून से पहले डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट्स के एग्जाम अभी चल रहे हैं, जैसे मेरी सिस्टर के भी हैं और जो भी हैं। सो वो अगर मैं उनकी बात करती हूँ, देन आपका 27 जून से अगर पहले आ जाता है रिजल्ट, देन वेल एंड गुड, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अदरवाइज आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल, जस्ट बिकॉज उसमें इन्होंने डायरेक्ट दिया है कि जो रिजल्ट है वो 27 जून से आपका पहले डिक्लेयर्ड होना चाहिए, चाहे 27 जून को हो। बट फिर भी आप एक्सपीरियंस के तौर पर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, दे सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, ना आईपीएस वाले रोक रहे हैं ना मैं।
वो आप कर सकते हो। और इसमें वही प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके, जैसे अब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है इन ओरिजिनल, वो आपका एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके चेक होंगे। सो उसमें बहुत टाइम है, उसमें तो आपका आराम से आ जाएगा, दिसंबर फरवरी आ जाएगा। सो दिसंबर जनवरी आ जाएगा, ठीक है, हाँ नवंबर दिसंबर के अराउंड हो जाएगा। सो उसमें इतना क्या है, आपको तब तक तो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, ओरिजिनल एक फाइनल डीएमसी वगैरह आ जाती है, लेकिन रिजल्ट आपका वही 27 जून से अगर पहले डिक्लेयर हो गया है ना, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ओके, सो उसके बाद में वही परसेंटेज का तो सिंपल है, परसेंटेज इसमें इंक्लूड नहीं रहती है। एंड देन जो चार्जेस हैं वो 850 हैं, जो भी जनरल कैटेगरीज है उनके लिए, और 175 जो है आपकी SC ST PWD EX जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं एग्जाम्स पर, कि एग्जाम के लिए रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ, सो गाइज इसमें जैसे दो ही हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑफिस स्केल 1 और मल्टीपर्पज़, बाकी में तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस वाला हमारे अभी कोई काम का नहीं है। सो मल्टीपर्पज़ की बात करूँ, आपका सेम इनमें दोनों में क्या होता है, और फर्स्ट जो एग्जाम होता है वो भी सेम होता है, सेकंड भी सेम ही होता है, पर वही जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपका वो हो जाता है, ऑफिस स्किल 1 में इंक्रीज हो जाता है। 45 मिनट्स आपको कंपोजिट मिलता है। सो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नीडेड है। आप जब मॉक्स लगाओ, वैसे मैं मॉक की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो आप लगा लेना, स्मार्ट कीड़ा का मॉक लगा लेना, मैं फिर से दिखा देती हूँ, इसमें चल रही हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। स्मार्ट कीड़ा के अभी हमारे मॉक्स चल रहे हैं, जिसमें मैं मॉक लगा रही हूँ, और इसमें हमारे अभी मैं वीडियोस आपकी आ जाएंगी कि हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। लास्ट ईयर आई क्लियर्ड विद अ गुड मार्जिन, सो काफ़ी अच्छे मार्जिन से मैंने प्री तो क्वालिफाई किया था। मेंस में ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर को लेकर थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, कंप्यूटर साथ के साथ मैंने नहीं पढ़ा। सो ये स्मार्ट कीड़ा है, स्मार्ट कीड़ा का आप परचेज कर सकते हो। अगर पूरा पैकेज लोगे तो 800 अराउंड रहेगा, और उसमें आप क्या करना, 7ATZ10 आप कोड अप्लाई कर लेना, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आप ले सकते हो, 2 हो गए हैं, इसका आपका तीसरे का आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। ओके, एंड स्मार्ट कीड़ा इसके लिए मैं गारंटी ले सकती हूँ, अब तक के लिए बहुत बहुत अच्छा है। लेवल इसका लेवल जो एक्चुअल एग्जाम है उससे ज़्यादा है। अब लेवल के अगर कंपैरिजन में बात करूँ तो जो एक्चुअल एग्जाम आएगा उससे ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा करके जाओगे तो आपका वहाँ कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम श्योर आएगा, क्योंकि मुझे आया है। सो और आपका मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा होगी। सो आप स्मार्ट कीड़ा के साथ जा सकते हो। अभी अगर आपने कोई मॉक्स परचेज नहीं किए हैं, सेकंड तो PM है, तो आप 1 या 2 जो भी हैं फॉलो करें सोर्सेज को। तो ये 2 सोर्सेज हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट। उसके बाद में मेंस जैसे है, मेंस में भी आपका इसमें जो मेन IBPS जो अलग एग्जाम्स होते हैं और SBI का एग्जाम होता है, उससे डिफरेंट जो आपको चीज़ देखने को मिलती है वो ये, सबसे पहले तो कंपोजिट टाइम होता है 2 आवर्स का। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, आप इनमें से एक ऑप्ट कर सकते हो। मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम में आपका जो न्यू कमर्स है उनको बता रही हूँ, इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी। आपको वहाँ पर एग्जाम से पहले चूज करना होगा कि आप कौन सा एग्जाम देना प्रेफर कर रहे हो, लाइक कौन से पूरा एग्जाम आप इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाह रहे हो 2, लेकिन इनमें आपको यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों में से एक सेक्शन आएगा, इंग्लिश का क्वेश्चंस आएंगे या हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनमें दोनों में से कौन सा देना चाहते हो। गेम चेंजर थोड़ा सा जो रहता है वो वैसे तो जनरल अवेयरनेस है, बट कंप्यूटर नॉलेज भी रहता है। इसमें हाफ मार्क्स होते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन को हाफ मार्क दिया गया, 20 मार्क्स का होगा। सो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ये काफ़ी प्लीज़ अभी से प्रिपेयर कर लेना। लास्ट ईयर मैंने गलती की थी, लेट लगी थी, तो उसकी वजह से दिक्कत हुई थी, मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। ओके, एंड बाकी तो ये इसके जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रह सकते हैं। इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा तेलुगु, आसामी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मराठी, ठीक है, मणिपुरी, ये जो लैंग्वेज है ना, ये लास्ट टू लास्ट ईयर इंक्लूड की गई थी। उससे पहले सिर्फ आपका हिंदी और इंग्लिश होता था। ये लोकल लैंग्वेज लास्ट टू लास्ट ईयर ही आपकी इंक्लूड की गई है, उससे पहले नहीं थी। तो आप इनमें भी आप एग्जाम दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू गिव एग्जाम इन उर्दू और बंगाली, देन यू कैन ऑप्ट द ऑप्शन। ओके, उसके बाद में ये तो वो हैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड है। पेनल्टी की बात करूँ 1/4 रहता है आपका, चाहे आप प्री दो या मीन्स दो। आपका एक क्वेश्चन है तो 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आपने गलत किया है तो, ठीक है। और कट ऑफ स्कोर तो वही आपको इसमें तो क्या ही बताना है। और उसके बाद में जो ऑफिसर असिस्टेंट है उसमें आपका प्री और मेंस होता है, और जो
स्केल 1 है उसमें आपका इंटरव्यू भी इंक्लूड होता है, जैसे स्केल 1 2 3 में, ठीक है, आपका 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहता है, जिसमें रेशियो जाता है वो 80-20 जाता है। इसमें रेशियो काफ़ी कम होता है, ठीक है। जैसे अब बात करूँ उसमें SBI में, उसमें रेशियो इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट इसमें इंटरव्यू का जो रेशियो है वो काफ़ी कम रहता है, 20 आप देख सकते हो। 80 मतलब आप 4/5 आपका जो टोटल मार्क्स आएंगे मेंस में, उसके 4/5 इसमें इंक्लूड होंगे, और यहाँ इसका 1/5 इंक्लूड होगा 100 में जितने भी आपको मार्क्स मिले उसका, ठीक है। बाकी अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपके पास सबसे पहले तो जो आप फॉर्म फिल करो उसका ओरिजिनल जो भी है वो फॉर्म की आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, उस फॉर्म की आपको। और फिर रोल नंबर वगैरह तो आपको चाहिएंगे। उसके बाद में वही ग्रेजुएशन आपकी 2 फोटोज प्लीज़, काफ़ी सारी जो अभी फ़ोटो आप लगाओगे ना एग्ज़ाम में, वही फ़ोटो आप अपने पास रख लेना, उसी की कॉपीज़ काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ फिर दिक्कत आती है एग्ज़ाम सेंटर में, वो सेम वही फ़ोटो मांगते हैं जो आपकी कॉल लेटर पर है। एंड सेकेंड मेन थिंग जो ये है कि प्लीज़ आधार कार्ड है वो सबसे सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप कोई भी लाइक ऐसा होता है ना, इसमें लिखा होगा स्पेशल रोल नंबर पे, वैसे तो जब आपका आएगा कि आपको कौन कौन से लेकर जाने हैं जो वैलिड रहेंगे उस टाइम दिखाने के लिए ओरिजिनल एक कोई भी डॉक्यूमेंट, तो प्लीज़ मैं उसके लिए तो आपको आधार कार्ड वैसे वेल एंड गुड रहता है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी आप कोई भी पैन कार्ड में भी शायद पैन कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पूरी जो कहते हैं इसकी थी कि आपको क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, ये मैंने सब बता दिया। उसके बाद में बात आते हैं हम वैकेंसीज पे। तो वैकेंसीज को लेकर अब देखो एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी बात है एग्जाम कब होगा। अभी तो एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, आपका 27 तारीख तक तो ये फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद में इन्होंने जो टेंटेटिव प्रीलिम्स की डेट दी है वो जुलाई अगस्त दी है, तो 8 अगस्त को ये एग्जाम होगा, क्योंकि इन्होंने पहले एग्जाम दिया था पहले, जैसे आपको पता होगा ये अगस्त दी है, जुलाई में तो आपका रोल नंबर बोला इन्होंने। तो 8 अगस्त को इन्होंने वैसे टेंटेटिव डेट दे रखी है, तो 8 अगस्त से आपके एग्जाम होंगे, फिर अगले सैटरडे संडे इस पर इंक्लूड कर लेना वही। फिर उसके बाद में मेंस जो होगा वो आपका सितंबर में होगा, ठीक है, और उसके बाद में स्केल 1 स्केल 2 है, उसका आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आएगा मेंस का। उसके बाद में वही अक्टूबर नवंबर में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा गैप नहीं रहता है, 20-25 डेज का गैप रहता है, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और फिर आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जनवरी में, जिस सबको पता है 1 जनवरी को वैसे एग्जाम का रिजल्ट फाइनली दे देते हैं वो। सो आप कहो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है, इफ़ यू विल गिव योर 101% for 6 months only, then you can get a good job, officer rank job, and ठीक है। सो प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और ये वैकेंसीज फाइनल में वैकेंसीज आ रही हैं हमारी। अब वैकेंसीज को देखो मैंने नहीं देखा है इतना, क्योंकि हमारा काम करना है, ठीक है। अब रिजल्ट क्या रहे क्या नहीं रहे, अब जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, अब देखो मैं हरियाणा की बात करती हूँ, हरियाणा में अगर मैं बात करूँ इसमें EWS में 17 वैकेंसीज हैं, तो मैं छोड़ दूँ क्या, अभी से उम्मीद छोड़ दूँ, अभी से मैं पढ़ना छोड़ दूँ क्या, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो कुछ नहीं कह सकते हैं। देखो जैसे MP में है अच्छी खासी हैं 441, हरियाणा में 172 हैं, उसके बाद बिहार में 240 हैं। अब मतलब मैंने अभी देखी हैं वैकेंसीज, देखी ही नहीं थी पहले, तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हमें देना है तो देना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एग्ज़ाम, अब ये बात है कि क्या वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज होंगी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें नहीं पता है, हमारे हाथ की बात नहीं है, हो नहीं हो निकाली भी जा सकती हैं। ऐसा हुआ भी था एक बार, राजस्थान में 0 वैकेंसीज कर दी थी कुछ एक जगह को लेकर, ठीक है, एग्जाम को लेकर। सो नॉट रिपोर्टेड, देखो यहाँ पर NR एक चीज़ दी गई है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये सारी नॉट रिपोर्टेड है अभी तक। नॉट रिपोर्टेड का मतलब क्या है, इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, मतलब वो बताएंगे, देन आई एम श्योर कि आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं किया है। मतलब उन्होंने जो जहाँ जहाँ से जितना जितना रिपोर्टेड था कि इतनी इतनी वैकेंसी चाहिए। अब देखो तमिलनाडु जैसे ग्राम बैंक है, उसमें नहीं इन्होंने कुछ भी बताया है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक में नहीं, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया कि इतनी वैकेंसीज इतने हमें हायर करने हैं। सो नॉट रिपोर्टेड है, तो मतलब क्या है, आपके वैकेंसीज इंक्रीज होने के चांसेस 99.9% है, वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। बाकी वैकेंसीज को देखो माइंड में रखना है, मुझे भी पता है, वेल एंड गुड रखना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि वो आज ही आपका रिजल्ट डिसाइड कर दे, ठीक है। सो हमें सिर्फ हमारा स्टडी पर फोकस करना है, और जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। एंड बाकी ये सेंटर्स हैं, अब सेंटर की मैं बात करती हूँ। सपोज करो मैं हरियाणा से फॉर्म फिल करूँगी। सो इसमें अगर मैं बात बताती हूँ हरियाणा में, तो मेरे जो प्रीलिम्स के सेंटर रहेंगे वो अम्बाला, गुड़गांव, हिसार यही रहेंगे, और सेंटर मेंस के रहेंगे अम्बाला करनाल। लास्ट ईयर अम्बाला था मेरा, तो अम्बाला करनाल अम्बाला ही रहेगा, आई एम श्योर। सो
अब ये नहीं होगा कि मैं हरियाणा से अप्लाई कर रही हूँ एंड कैन आई ऑप द मतलब सेंटर इन बिहार और छत्तीसगढ़, नो आई कांट डू दिस। ठीक है, मैं जिस स्टेट से अप्लाई कर रही हूँ मैं उसी स्टेट का सेंटर चूज कर सकती हूँ, दिस इज मैंडेटरी। ओके, बाकी आपको जो भी है फॉर्म फिल करवाएंगे वो तो आपको सब चीज़ें बता ही देंगे, ये हैं। ठीक है, और जैसे अगर कोई खुद से फॉर्म फिल कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इमेज वगैरह का ध्यान रखिएगा, कितना डायमेंशन वगैरह होना चाहिए। ये आपके पास एक ऐप आती है वो चेंज कर देती है उसको। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, इतना तो बाय हैंड कर ही लोगे। एंड बाकी गुड लक गाइस। सो we have 6 months and a lot of exams and opportunities comes before us, so good luck and for your bright future। थैंक यू, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट्स है देन कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन पोस्ट योर कमेंट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।